बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल अरब अमारात का बड़ा चर्चा है कि पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है। क्या यूएई 16 लाख पाकिस्तानियों को निकालने जा रहा है? ये जो 16 लोग निकाले गए हैं इत्तेहाद एयरलाइन से, उनके पीछे क्या खेल है और इनको फौरी तौर पे 48 घंटे के अंदर क्यों निकल जाने का कहा गया? अब अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि जब कभी किसी घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो ये मामला 1-2 दिन पहले ख़राब नहीं होता, बल्कि इसकी बुनियाद 9 माह पहले रखी जाती है। तो इस मामले को समझने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इस वक्त आलमी मंजरनामे के अंदर किस तरह शतरंज की चालें खेली जा रही हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, यूएई किस तरफ जा रहा है, सऊदी अरब किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान इस सारे रास्ते के अंदर क्या कर रहा है। क्या सऊदी अरब हमेशा से ही यूएई का बड़ा भाई था? पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं? क्या 16 लाख पाकिस्तानियों को निकाल के दुबई की मईशत सर्वाइव कर सकती है, या ये मामला पाकिस्तान संभाल लेगा और इस समेत दुबई के इंटरेस्ट, उसकी प्रॉक्सीज और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इसका मकसद ये है कि जब कभी भी हम किसी के बारे में ओपिनियन कायम करते हैं तो हमें उसके माजी का पता होता है, हम उसको जानते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं, ये बंदा ये इस तरह का है, ये अब ये करने जा रहा है। तो इस सारी चीज़ को कि यूएई अब क्या करने जा रहा है, और ये मामला मेरे, तेरे और इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए इंतहाई रेलिवेंट है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, भाई, दीगर लोग जो हैं वो इन्हीं अरब ममालिक में जाकर पैसा कमाते हैं, वापस अपने मुल्क में भेजते हैं। और इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा है वो आप ये समझ लें कि $4 बिलियन, यानी कि यहाँ तक कि $40 बिलियन सालाना आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका तकरीबन 10% बन चुका है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरब का अपना एक मुकाम है, और वो मुकाम है खिलाफत की वजह से, मक्का की वजह से, मदीना की वजह से मजहबी असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। जबकि अरब अमारात शेख ज़ैद बिन अल नहयान ने 1971 में 6 रियासतों को इकट्ठा करके बनाया, और इन्होंने एकदम से एयरपोर्ट्स, कानून की हुक्मरानी, सिक्योरिटी फराम की, फ्री इकनॉमिक जोन्स बनाए, टैक्स की छूट दी, सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को इन्होंने बुलाया। और हम ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी का तरक्की के लिहाज से इस वक्त दुबई और अरब अमारात एक अजूबा बन चुका है। अच्छा, अब एक बात को आप समझ लें कि चाहे मुसलमानों की तारीख़ जो है वो अरब खित्ते से जुड़ी हुई है, लेकिन दुबई या खलीज का इस हवाले से कोई बड़ा किरदार नहीं है अरब अमारात की हद तक। यहाँ पे माहीगीरी की जाती थी, यहाँ पे मोती निकाले जाते थे जब ये अरब अमारात नहीं बनी थी, और इससे पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ। और छोटे छोटे ट्रेडर्स थे यहाँ पे जो कि तिजारत करते थे। लेकिन अब जब इसने तरक्की की और दुनिया में अपने आप को एक गढ़ के तौर पे मनवाया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, तो अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी अपनी डायमेंशन को चेंज कर रहा है। वो मुकम्मल तौर पे एक तेल की रियासत पर पलने वाली जो कमाई है उससे हट के अब वो एक अलग साइड पर जा रहा है, और उनका जो विजन है 2030 वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। और अब रियाद जो है वो दुबई का कंपटीटर के तौर पे मैदान में आ चुका है। पता नहीं वो कंपटीटर है या नहीं है, लेकिन इसराइल जैसे लोग जो कि फूट डालना चाहते हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी खलीज ममालिक हैं, ये एक अलग बात है कि कहा यह जा रहा है कि ये खलीजी ममालिक का एक खामोश हथियार है, और अगर इन्होंने ये काम कर दिया अरब अमारात ने तो पाकिस्तान की मईशत हिल जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या यूएई भारत और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को वाबस्ता करके अपना कबीला छोड़ रहा है, अपना रेवट छोड़ रहा है, और ये इसकी कीमत क्या हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूएई को समझाने की ज़रूरत है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इसहाक डार दुनिया भर के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन कर रहे हैं, वो अरब अमारात में क्यों राब्ता नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या वजूहात है। और कहा जाता है कि ये बड़ा हसास मामला है और हुकूमत इसको बड़ी बारीक बीनी से देख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें आ रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। यूएई खामोश है सफारती लिहाज से, लेकिन उसके इक़दामात बोल रहे हैं।
अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इनका आपस में जो भी मसला हुआ, लेकिन जितनी भी खलीजी रियासतें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को एक सीक्रेट वेपन के तौर पे देखती हैं। आपको याद है कि इमरान खान मलेशिया जा रहे थे, तुर्की के सदर भी वहाँ पे आ रहे थे, बड़ी बातें की जा रही थी, खित्ते के अंदर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, और फिर ये धमकी दी गई कि अगर इमरान खान गए मुबैना तौर पे, जिसकी अभी तक कोई भी सरकारी सतह पे कोई तस्दीक नहीं कर सका, अंदरूनी हलकों ने ये खबरें निकालना शुरू की तहरीक इंसाफ के, और उसमें ये कहा गया तो अगर वो चले गए तो इतने लाख जो पाकिस्तानी हैं वो अपने घर में बैठ जाएंगे, और ये नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जहाँ पे हुकूमत हिलेगी वहाँ पे लोग भी हिल जाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि हिडन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी तो है ही यहाँ पे ये, लेकिन इसके साथ ही अब एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब यूएई का बड़ा भाई है या था या हमेशा रहा है? ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर मुल्क अपनी ताकत और क़ुव्वत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को मेंटेन करता है। और ये जो ओपेक का मामला है, ये आज का मामला नहीं है। जब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह सिंगापुर और दुबई की बजाय कराची या गवादर की पोर्ट जो है इतना मुकाम हासिल कर सकती थी, क्यों हासिल ना कर पाई, तो आप हैरान रह जाएंगे। और अभी इस वक्त अरब अमारात में इसराइल क्या कर रहा है, ये भी इंतहाई परेशान कुन है। 2000 की दिहाई में हम ये देखते हैं कि अरब अमारात ने ओपेक के अंदर अपना कोटा बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, और ये जद्दोजहद 2022 21-22 के अंदर खुल के सामने आई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि यूएई ने एक भारी सरमायाकारी की, ऑफशोर ड्रिलिंग की और अपनी पैदावार को बढ़ाना शुरू किया। अब जब पैदावार बढ़ जाती है तो यूएई ओपेक को ये कहता है कि जनाब ये जो हमारा कोटा है ये पुराने फार्मूले के तहत है, पुरानी पैदावार के मुताबिक है। अब यूएई नई कैपेसिटी के मुताबिक अपना कोटा चाहता है, और इस हवाले से हमने ये देखा कि 2021 में यूएई ने खुल के कहा कि हमारा बेस लाइन कोटा बढ़ाया जाए। सऊदी अरब से इख्तलाफात हो गए और फिर बैठ के बातचीत हुई और इनको रिलीफ मिला और इनको प्रोडक्शन मजीद बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मगर ये जद्दोजहद उस वक्त से जारी थी, और जारी होने के बाद हम ये देखते हैं कि यूएई अक्सर ये आवाज़ उठाता था कि ये जो पुराना मुआहिदा है ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। 2000 तक खामोश जद्दोजहद चलती रही, फिर 2015 में इसके अंदर शिद्दत आ गई, 2021 में ये खुले तसादुम में तब्दील हो गई, और 2026 में हम ये देख रहे हैं कि अरब अमारात ने अपने जो ताल्लुकात हैं ओपेक के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, और अब वो प्रोडक्शन करने जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि ये प्रोडक्शन करने का क्या इम्पैक्ट होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि और दीगर महाजों पे क्या मामला चल रहे हैं, अब इस वक्त 3.2 मिलियन बैरल कोटा है यूएई का, रोज़ाना की बुनियाद पे वो निकाल सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी 4.5 से 5 मिलियन बैरल है, यानी कि 30% प्रोडक्शन वो अपनी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब पिछले साल 2025 के अंदर 70 बिलियन, यानी कि आप ये देख लें कि अगर 415 बिलियन डॉलर या 450 बिलियन डॉलर का टोटल पेट्रोल या क्रूड ऑयल गल्फ ममालिक ने बेचा है मिलके, तो उसमें से 70 बिलियन डॉलर का यूएई ने बेचा। अब अगर आप 3.2 से एकदम से 4.5 या 5 मिलियन बैरल पे जाते हैं तो ये इनकम आपकी 100 बिलियन डॉलर पे चली जाती है, यानी कि 30 बिलियन डॉलर सालाना का फ़ायदा इसके अंदर। लेकिन ओपेक कहता है कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की कंजप्शन है वो 100 मिलियन बैरल है, और पूरी दुनिया के अंदर जो कैपेसिटी है तेल को पैदा करने की वो तकरीबन 115 मिलियन बैरल के करीब है। अगर 115 मिलियन बैरल पेट्रोल डाला जाएगा तो वो जो 15 मिलियन बैरल पेट्रोल ज़्यादा है मार्केट के अंदर, वो इसकी कीमतों को बिल्कुल नीचे ले आएगा। तो अब इस हवाले से सऊदी अरब मार्केट मैनेजर के तौर पे खुद भी 12 से 15 मिलियन बैरल उनकी कैपेसिटी है, और वो 7 से 8 मिलियन बैरल जो है तेल निकाल रहे हैं, यानी कि तकरीबन कम से कम 4 मिलियन बैरल जो कि टोटल प्रोडक्शन बनती है यूए की, उतना तेल वो कम निकाल रहे हैं। अब जब ये सारे तेल निकाल के मार्केट में फेंकना शुरू कर देंगे तो आज ये $100 पर बैरल के हिसाब से पेट्रोल बेच रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन 50% कम हो चुकी है, लेकिन इनका रेवेन्यू 20 से 25% कम हुआ है। उसकी वजह है कीमतें। अब कल को अगर 63 के करीब ये मेंटेन करते हैं कि अगर आप $60 पर बैरल के करीब कीमत को मेंटेन करें तो पूरी दुनिया की मईशत चलती रहेगी, इन्फ्लेशन नहीं होगी, डेट्स इनफ।
لیکن جب آپ تیل پھینکنا شروع کریں گے مارکیٹ کے اندر تو یہ $30 کے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے درمیان ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر کی جو آمد و رفت رک گئی، جیٹ ایئر لائنز بند ہو گئی، لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، پیٹرول کی کنزمپشن زیرو ہو گئی۔ اب جس طریقے سے پیٹرول کو ایران کے کنویں پھٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کو سٹور کرنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، تو پھر اس وقت تیل مفت دینا شروع کر دیا۔ ان کا مفت لے جائیں لیکن تیل لے جائیں، ہمارے پاس سٹوریج کی جگہ نہیں ہے، اور پھر وہ مائنس کے اوپر تیل اس وقت آ گیا تھا۔ تو جب آپ کا تیل وافر ہوتا ہے تو اس کی سٹوریج کی جگہ نہ ہو تو پھر اس کی قیمت ایک دم سے زمین پہ آتی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 5 ملین بیرل پیٹرول آپ مارکیٹ میں بیچ کے اگر $30 کے حساب سے بیچتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں پھر بھی اتنے ہی بلکہ اس سے کم پیسے آئیں گے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ اس وقت سعودی عرب کا ایک سارے کا سارا معاملہ ہے جو اس کا موقف ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو معیشت ہے یہ مزدوروں پہ چلتی ہے۔ ہمارے لاکھوں لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ پیسہ کماتے ہیں، کما کے اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ریمیٹنسز جو ہیں یہ ایک معاشی لائف لائن ہے ان ساؤتھ ایشیا کے ان 3 ممالک کی خاص طور پہ۔ اب جو عرب ممالک ہیں ان کا اپنا ایک کنٹرول ہے، وہ جب چاہیں ویزا کینسل کر کے اور بندے کو کہتے ہیں 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے گھر سے یا آپ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ معاشی طور پہ، یہ عملی طور پہ UAE کے لیے نقصان دہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی عمل ہے اور اس کو کرنے سے پوری دنیا کے اندر اس کی رسوائی بھی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فیصلے ہمیشہ معیشت کی بجائے سیاست کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، اور آپ اس کو ایک دم سے نہیں بھی کریں تو آپ گریجولی اس کو آپ کرنا شروع کرتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد ہی اس کے اثرات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دبئی کے اندر، UAE کے اندر، چاہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہو، چاہے سروسز سیکٹر ہو، چاہے ٹرانسپورٹ ہو، چاہے ریئل اسٹیٹ ہو، ان سب میں پاکستانیوں کی نہ صرف بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ ہے بلکہ ہمارا ورکر بھی یہاں پہ کنزیوم ہوا ہے اور وہ وہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اگر اس کو نکالا جاتا ہے اور مرحلہ وار سختی کی جاتی ہے، ویزوں پر پابندیاں ہوتی ہیں، نئی بھرتیاں روک دی جاتی ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتحاد ایئر ویز نے 15 پاکستانی ملازمین کو نکال دیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کو ابو ظہبی چھوڑنے کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ کوئی ہیومن ریسورس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ امیگریشن آفس سے رادر دین HR ہیومن ریسورس اس کو ڈیل کرتا، امیگریشن آفس نے ان کو بلا کے یہ وارننگ دی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ بن رہا ہے اور اس کے اندر انڈیا اور اسرائیل، عرب امارات کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان اور دیگر ممالک قطر کے ساتھ مل کے اپنا ایک بڑا بلاک بنانے جا رہے ہیں تاکہ ماضی اور مستقبل کے جو چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کیا جائے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک طرف عرب امارات جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کر چکا ہے، دوسری طرف آئرن ڈوم، نہ صرف آئرن ڈوم بلکہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ آئرن بیم، لیزر سسٹم، اسپیکٹرو، یہ سب کچھ اسرائیل نے فراہم کر دیا ہے عرب امارات کو، اور اس وقت عرب امارات کے اندر اسرائیلی فوجی بھی موجود ہیں جو کہ ان سسٹمز کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کی جو کراس فائر ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ پھنس چکا ہے، کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یمن کے اندر UAE نے پہلے سعودی عرب کے ساتھ مل کے وہاں پہ لڑائی لڑی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے STC کو سپورٹ کیا، اور پھر ایک الگ سے الزام لگایا گیا کہ یہ UAE جو ہے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سفارتی سطح کے اوپر بیانات بھی سعودی عرب اور UAE کے ایک دوسرے کے سامنے آئے جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت انتہائی خطرناک تھے، اور پاکستان کبھی بھی اس کراس فائر کے درمیان میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیبیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں UAE کے اپنے انٹرسٹ ہیں، سوڈان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ RSF کو سپورٹ کیا جا رہا ہے سوڈان UAE کی طرف سے، جبکہ سعودی عرب اور ترکی کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور مجموعی طور پہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سراج الدین حقانی جا کے UAE کے اندر
वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो भी कहा जा रहा है कि शायद ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं या वो उनकी बात समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम ये देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही गलत डायरेक्शन में पाकिस्तान के लिए जा सकती हैं, और पाकिस्तान को हर हाल में चाहे जिस तरीके से भी करना हो इस मामले को रोकना, और सऊदी अरब को भी चाहिए कि किसी भी तरीके से बातचीत करके इन मामलात को टेबल पे लाया जाए। वरना अगर इसराइल घुस जाता है अरब अमारात के अंदर तो वो सबके लिए नुकसानदा भी हो सकता है। और एक इस्लामिक ब्लॉक को छोड़ के अरब अमारात अगर भारत और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को वाबस्ता करके अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है तो ये भी अरब अमारात के लिए किसी न किसी स्टेज पे जाके ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कहा जा रहा है कि जनाब हर मुल्क के अपने इमिग्रेशन के कवानीन होते हैं। इससे पहले भी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की गई, पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ की, सोशल मीडिया पे गैर मुनासिब वीडियोस बनाई गई, भीख मांगने वाला पूरा टोला उठा के यूएई में बैठ चला गया, सऊदी अरब में चला गया, दीगर ममालिक में चला गया। तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो जितने भी अवामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और फिर ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि जो अहले तोशी आबादी है और 15-16 हज़ार लोगों को मार्क कर लिया गया है अरब अमारात के अंदर, पहली किस्त उन लोगों की होगी। लेकिन जितने मुँह उतनी बातें, इस हवाले से असल बात वही होगी जो कि पाकिस्तान का सफारत खाना या पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस या यूएई का कोई फ़ॉरेन ऑफिस इस हवाले से कोई गुफ्तगू करेगा, जिसका अभी तक मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ये मामला जब भी हल होगा ये बंद कमरों के अंदर बैठ कर ही हल होगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।